भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। कैसे हो बेटा छोटा भीम? कैसे हो मन्नू कीचक? देखो, अभी आ जाते हैं काम की बात पे। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको पढ़ाया था कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कोवेलेंट बॉन्ड पे। लेकिन लास्ट वीडियो मैंने क्या किया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको मैंने जड़ से एकदम खत्म कर दिया। उस पे बेस जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको करा दिया। तो मेरे भाई, बहुत सही तरीके से लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो तुम, ठीक है? और इसके बाद इस वीडियो को देखना। अह, पता ही तुम्हें चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इन दोनों पे बेस्ड सवाल को करने वाले हैं। याद रखना आज क्या करने वाले, एजेंडा समझ लेते हैं आज का कि आज का एजेंडा क्या है, ठीक है? और बहुत ध्यान से मेरे भाई मेरी बातों को सुनना, क्योंकि जानते ही हो अच्छी खासी बकवास बातें करता हूं मैं। सुनोगे तो सही रहेगा। तो एजेंडा समझ लेते हैं क्या है आज के लेक्चर का। हाँ, पहला जो हमारा एजेंडा है आज, वो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इस पे किस पे भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट, इसी बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट का ही? इसी का दूसरा नाम है आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा, एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा तो है नहीं भाई कि इसको कर लिया तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड। सर, जब पिछले एक्सरसाइज में आपने ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, तो फिर इसमें भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड के क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? सही बात कह रहे हो तुम। तो कारण ये है बेटा कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई उसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड के। बात को समझना, ऐसे क्वेश्चन जिनका लेना देना सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से था। अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का इन क्वेश्चन का लेना देना कोवेलेंट बॉन्ड से और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों से रहेगा। मतलब दोनों से मिला जुला के सवाल बनाया जाएगा। दो तीन सवाल मैं अपने मन से डालूंगा इसमें, बाकी आपके सोर्सेस से मैं पिक करूंगा जो आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का वीडियो जो है अच्छे से ध्यान से बिल्कुल एकाग्रचित्त मन से हो जाओ। ये नहीं कि 5 मिनट बाद चले जाना है पानी पीने, 2 मिनट बाद चले जाना है ये करने वो करने, लाओ ये नोटिफिकेशन आ गया चेक कर लो, कुछ नहीं करना है। देखना हो तो पूरा डेडिकेशन लगाओ मेरे भाई, ढंग से आदमी बनो। ये जो 90% जनता है, जनता ऐसे ही बटी हुई है, 90% और 10%। 90% में बनना है तो तुम बन जाओ, 10% में बनना हो टॉप के तो वो बन जाओ। आदत से ही आदमी होता है, अपनी आदत से ही हर आदमी डिफाइंड है। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास है वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, राइट, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मतलब एक, भाई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मौजूद हो उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एंड कोवैलेंट कंपाउंड, एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आइए इनके डिफरेंस को समझते हैं। लिख लिख के डिफरेंस बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, आपकी बुक से ही पिक करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं उसको बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है? तो चलो ठीक। हाँ भाई, तो चलिए ये डिफरेंस लिखे हुए मेरे सामने। इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि लिखने का टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने बचा लिया है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है? चलो, एक अच्छा सा रंग चूज कर लेते हैं फिर आगे काम करते हैं, ठीक है? देखो, ब्लू सही रहेगा आई थिंक। देखो, सबसे एक तरफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और दूसरी तरफ है अपना कोवैलेंट कंपाउंड। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। सबसे पहला जो हम बात करेंगे नेचर का, ठीक है? तो देखो, इसमें हेडिंग क्या पड़ी हुई है, एक तरफ पड़ी हुई है प्रॉपर्टी और एक तरफ पड़ा हुआ है रीजन। यही सेम चीज इधर भी, प्रॉपर्टी और रीजन। तो ध्यान समझना क्या मतलब है। प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि पहले हमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ये वाली प्रॉपर्टी पाई जा रही है। ध्यान सुनो मेरी बात। पहले बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ये वाली प्रॉपर्टी पाई जा रही है बेटा। फिर अगले ही जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें हम ये बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी क्यों पाई जा रही है, उसी को रीजन नाम से इंडिकेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर की। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो नेचर क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का?
ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जो इसके सबसे महीन पार्टिकल जिसके रिपीट होने से बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब सबसे महीन पार्टिकल जिसके रिपीटिशन से बना है, वो कोई और नहीं बल्कि आयंस है। कौन है वो? आयन। नोट करना है, पूरा नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। अब ऐसा है क्यों, आयंस है क्यों? आयंस इसलिए है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लिया Na+ और Cl- है, तो ये कैसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? क्योंकि भाई यही इसमें पहले सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयंस बन जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन जाता है? पहले आयंस बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इधर से इधर कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुआ, और जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गया तो जाहिर सी बात है एक बन गया पॉजिटिव, एक क्या बन गया? पॉजिटिव, और एक क्या बन गया? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से इनके बीच में क्या लगने लगता है? अट्रैक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? अट्रैक्शन। और जिस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्शन हो रहा है, इस फोर्स को बोलते हैं, इस फोर्स का नाम भी है, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी का एक और नाम है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में बताया ही कूलम ने था, तो कूलम के नाम पे बोल दिया ना, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप तुमको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई हुई होगी, नेचर वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ दी गई होगी, मैं एकदम बाकायदा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने इस साल पढ़ाई शुरू की थी, तभी बोल दिया था कि इस साल मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके नंबर में एक नंबर का भी कंप्रोमाइज ना हो, 100 में 100 पाने वाले बच्चा 100 में 100 पाए, कोई भी XYZ रीजन से एग्जामिनर उसको 99 ना दे पाए। इसलिए बुक को एकदम छू के चल रहे हैं, बुक से एकदम चिपक के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है भाई कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दे आर हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। तो हार्ड सॉलिड तो होंगे ही होंगे, जैसे जब अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा निगेटिव पॉजिटिव का, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कूलम्बिक फोर्स, तो वो जाहिर सी बात है जब कोई चीज इतना पास पास रहेगी किसी के महीन वाले पार्टिकल, तो वो चीज ओवरऑल क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। यही इज द रीजन दिया गया होगा कि दीज हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, इसी वजह से ये हार्ड होते हैं, ठीक है। जबकि अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। बोर मत होना, बोर मत होना, आराम से चलना, हर जिंदगी बनाने वाली चीज थोड़ी बहुत तो बोरिंग होगी भाई। अब इसी जगह नेचर की बात कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आयन नहीं होता है बल्कि मॉलिक्यूल होता है। जैसे ये हम जब बनाते हैं HOH, ये हुआ H2O मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे? H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। सर ये पानी नहीं है क्या? नहीं, ये पानी नहीं है, खाली ये पानी इसको जब हाथ में लोगे तो पानी नहीं रहेगा, ये तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। जब इस तरीके के बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल तुम इकट्ठा करते हो तब वो पानी होता है, इसको हम कहते हैं वाटर कंपाउंड। कंपाउंड बोलते हैं ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल को साथ में, वाटर कंपाउंड, H2O कंपाउंड। तो एक H2O कोई पानी नहीं होता है ना, इसका कोई स्टेट रहता है, ठीक है। चल, तो यहाँ पर क्या दिया होगा? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। और जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ठीक ठाक अट्रैक्ट करता है, वो इसमें कई तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, उसको अभी इतनी आसानी से नहीं समझा सकते, लेकिन इनमें जो अट्रैक्शन हो रहा होता है इसको हम बोलते हैं, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पक्का कोई ना कोई बच्चा जरूर सोच रहा होगा कि सर वॉन्डर की स्पेलिंग तो WA एंड वो वॉन्डर है नहीं है, और वॉल में भी जरूर सोचा होगा कि WALL होता है, तो दीवार नहीं है भैया, ये दूसरा व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो ठीक ठाक होता है, कम होता है, कम बोल दो, ज़्यादा नहीं होता है। वो स्ट्रांग था, ये वीक है, ये कैसा है? वीक है, ठीक है। ऊपर जो भी नेचर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ बुक की थ्योरी पढ़ के, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, दीज आर गैसेस या फिर लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। भाई जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो सॉलिड तो बन नहीं पाएगी, हार्ड सॉलिड। जब कम अट्रैक्शन रहेगा तो या तो गैस रहेगी या तो लिक्विड रहेगी, या तो सॉलिड अगर बन भी गया तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगा, वही लिखा हुआ है। ऐसा है क्यों? क्योंकि दे हैव वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन देयर मॉलिक्यूल। बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम क्या देते हैं? वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। वाह भाई, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएगा, पहले पॉइंट मेन समझना था। तो एक बात बताओ, जब किसी चीज के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? उसको बॉइल करना आसान होगा या मुश्किल होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी चीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको बॉइल करना और मेल्ट करना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हो? यस, ये चीज है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है इसमें क्या होता है? दीज आर नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल
का मतलब भी समझ लो, ये भी समझा दे रहा हूँ। हर चीज बताऊंगा भाई, चाहे थोड़ा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं। वोलाटाइल मतलब होता है जो कि इजिली वेपराइज हो जाए, कैन बी इजिली वेपराइज। हर उस चीज को वोलाटाइल कहेंगे जो कि आसानी से, कैन बी इजिली वेपराइज्ड, जो कि आसानी से वेपराइज हो जाए, उसको हम कहेंगे वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल मतलब, नॉन वोलाटाइल मतलब कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। आगे तो तुम समझदार हो, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए क्यों इवेपोरेट होगा, नहीं होगा मेरे भाई। आराम से बैठा रहेगा, कहेगा हाँ भैया गर्म करो जितना करना है, कुछ नहीं होना अपने को। तो इसलिए क्या होता है, हाई बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, समझा ही दिया है। कारण क्या है, वही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ लो। दिस एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द आयन। ऑब्वियस सी बात थी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसी जगह हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो वो बहुत इजीली वो पहली बात तो वोलाटाइल होंगे, क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम ही है, क्योंकि इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, इजीली मेल्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। पूरा वही बात लिखा हुआ है, दीज आर वोलाटाइल विथ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर। वाह भाई, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ गुरु, कि जो कोई भी जो कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। हाँ सही बोला तुमने, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरे भाई, जो हमारे इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है वो बने किससे होते हैं, चार्ज से। तो वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या बने हैं, चार्ज से बने हैं क्या, नहीं बने ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है ये हर स्थिति में कर देंगे क्या। मान लो NaCl का हम नमक ले आए इतना बड़ा ढेला, उसमें इधर तार लगाए, नमक का ढेला लिए, मान लिया ये नमक का ढेला है, ये, इसमें इधर एक तार लगाए, एक इधर तार लगाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बोलो। दोबारा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर चार्ज फ्लो कहाँ हो पाएगा, क्योंकि चार्ज तो अट्रैक्ट होकर एकदम सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। सॉलिड फॉर्म में जब मौजूद रहेंगे तो आयन फ्री कहाँ है मूव करने के लिए। तो याद रखना, जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, बल्कि किस स्टेट में करेंगे, या तो मोल्टेन में करेंगे, मोल्टेन मतलब पिघला दिया जाए, या तो एक्वस स्टेट में। मोल्टेन मतलब पिघला दिया जाए, और एक्वस स्टेट मतलब पानी में मिला दिया जाए, क्योंकि पानी मिलाते ही आयन फ्री हो जाएंगे। जैसे ही नमक को पानी मिलाते हो क्या होते हैं, सारे आयन फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाएंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है, ठीक। देखो, इसमें यही लिखा होगा, electricity, they do not conduct electricity in solid state, yeah, right, they are good conductor of electricity in fused और in aqueous state। तो फ्यूज्ड मतलब क्या होता है, पिघला हुआ, एक्वस मतलब क्या होता है, पानी में, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कारण क्या है भाई, भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, पढ़ लेना इसको। जैसे पानी में डालते हो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और सारे आयंस अलग हो जाते हैं। अब अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, कि भैया इसमें तो कोई आयन है नहीं, तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन और एक्वा स्टेट। कभी कहीं भी किसी भी स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन, आयन नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन। किसी भी चीज को अगर आप पानी सॉल्वेंट में डालते हो और उसमें से क्या होता है, उसमें से जो पार्टिकल है वो आयनाइज हो जाए, मतलब धीरे धीरे आयंस बनने लगे, जो तुम्हारे उसके फंडामेंटल एटम्स हैं वो आयंस बनने लगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो जैसे ही तुम पानी में डालोगे वो तो आयनाइज हो जाएंगे इजीली, बहुत इजीली आयनाइज हो जाएंगे, या फिर ये भी कह सकते हो कि उसके आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या वो आयनाइज होंगे, हैं, वो आयन कैसे बनेंगे जब आयन ही है नहीं था। तो बस सिंपल सीधी बात है, आयनाइजेशन किसका होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का हो जाएगा, उसका नहीं होगा। वो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, आयन के बने हुए हैं। इन सोल्यूशन दीज आयंस बिकम मोबाइल, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आयंस बिकम मोबाइल, इसका मतलब ये होगा कि जैसे तुम किसी भी आयन को, आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे, बस वो तुरंत मोबाइल बन जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो मोबाइल का मतलब ये नहीं होता है, पहले मैं ऊपर वाले लाइन को क्लियर कर दूं, कि
दीज आयंस आर मोबाइल, दीज आयंस बिकम मोबाइल। तो मोबाइल मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे इसको पानी में मिलाओगे, तो क्या होगा, ये मोबाइल हो जाएगा। मतलब ये इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप डेवलप हो जाएगी कि ये मोशन कर सके। मोशन करने की टेंडेंसी को मोबाइल बोलते हैं। इफ एनीथिंग हैज टेंडेंसी टू मूव एनीवेयर, देन दैट थिंग इज नोन एज मोबाइल। सो जैसे ही तुम सोल्यूशन बनाओगे, मतलब एक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डालोगे, तुरंत ही उसके आयंस डिसोसिएट होंगे एंड दे डेवलप अ टेंडेंसी टू मूव एनीवेयर। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बिकम, दैट्स व्हाई वी से दे बिकम मोबाइल। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि वो मोबाइल हो गए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि दीज आयंस बिकम मोबाइल। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर टेंडेंसी हो कि पानी में डालने पे वो प्लस माइनस आयन में टूट जाए। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों है? एक जवाब, एक ये भी तो बात है ना। ये थोड़ा सा रफ है भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। रफ लिख रहा हूँ मैं, तो रफ में थोड़ा मेहनत रहेगी आपको ढूंढने में कि कौन सा हमने किसके लिए लिखा है। तो जैसे कि एक बात अभी सोचने वाली है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, वो वाटर में क्या हो जाता है तुरंत? आयोनाइज्ड हो जाता है। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? तो इसका कारण है, इसका कारण रहेगा, इसका कारण रहेगा, इसका कारण रहेगा, आयनिक कंपाउंड वाटर में जाते ही क्यों आयनाइज हो जाता है? तो आयनिक कंपाउंड वाटर में जाते ही इसलिए आयनाइज हो जाता है बेटा, क्योंकि एक बात कही जाती है, लाइक्स डिसॉल्व, लाइक्स डिसॉल्व्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो जैसा होता है वैसी चीज को डिसॉल्व करता है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड खुद कैसा है? पोलर। सर आयनिक कंपाउंड भी पोलर होता है? यस, ये बहुत ज्यादा पोलर होता है। मतलब आयनिक कंपाउंड भी, बस ये इतना को पोलर हो गया कि इसको पोलर कोवेलेंट नहीं कहोगे। प्लस माइनस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए ये भी पोलर है। दो पोल तो इसमें भी है प्लस माइनस के, लेकिन वो बहुत से ज्यादा है। वाटर भी कैसा होता है? पोलर। वाटर भी पोलर है ना, H2O होता है ऐसे। ये देखो, O बहुत ज्यादा निगेटिव, H पॉजिटिव, देखो पोल बन गए। अब तुम कहोगे सर ये कैंसिल भी तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे। नहीं बेटा, ये कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कहाँ है। एक इधर जा रहा है आई से, एक जरा आई से, तो इससे थोड़ा सा कैंसिल होता है। कैंसिल तो आई से होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो यहाँ पर देखना, ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव वाला है और ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव निगेटिव वाला है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक की वजह से पानी में इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही कुछ दिया गया होगा आयनाइजेशन को लेकर, कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट आयनाइज। मतलब जो नॉन पोलर है वो तो पानी में कभी डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि कौन कौन हो गया, दे आर आयनाइज इन देयर सोल्यूशन। जैसे कि कौन कौन हो गया, HCl। यस, क्योंकि भाई कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं कि कोई भी डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में हो सकते हैं। वो वाले डिसॉल्व हो जाएंगे जो पोलर है, क्योंकि वो भी लाइक, ये डायलॉग याद कर लो। कभी भी किसी को आयनाइज करना है, डिसॉल्व करने की बात आए, ये डायलॉग याद रखो मेरे भाई खाली। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसी चीज को डिसॉल्व करवा लेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयन, जाहिर सी बात है इसीलिए आयनाइज नहीं हो रहा था। और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म आयन, सही बात, जाहिर सी बात है कि भाई को पोलर वाले में कुछ तो पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस था, जिसकी वजह से वो आयंस बना सकते हैं। पोलर वाले कंपाउंड में कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस था, जिसके वजह से वो आयंस बना सकते हैं मेरे भाई। इसी वजह से वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिसोशिएशन। तो बस ये मैं ज्यादा नहीं बताना जरूर समझता हूँ, जो ऊपर मैंने बात लिखी है वही बात है, इसको रीड करना होगा रीड कर लेना, बाकी मुझे बताना नहीं है। सॉलिबिलिटी, तो बस वही बात है, कौन पानी में डिजॉल्व, कौन किस में डिजॉल्व होगा, तो याद रखना, फिर यही बात मैं बोलूंगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यही बात खाली पकड़ लो, ये तीनों बात का जवाब मिल जाएगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जाहिर सी बात है भैया, आयनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस होता है, प्लस माइनस का टेंडेंसी होता है। H2O मॉलिक्यूल में वो भी एक पोलर है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस का तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो है ना H2O में, जिसके वजह से जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये क्या होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जब भी कहीं कहा जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो मतलब हो गया इसका नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन हो गया? बोलो बोलो बोलो, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जाहिर सी बात है पोलर चीज किस में डिसॉल्व होगी? पोलर में।
और नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर में। तो मेरे भाई तुम खुद बताओ कि जो आयनिक कंपाउंड होगा, जो आयनिक कंपाउंड होगा वो क्यों डिजॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक तो नॉन पोलर है ना। अगर वाटर को आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व ही होना है तो वो तो वाटर में होगा, क्योंकि वाटर में है पोलरिटी, प्लस माइनस का थोड़ा तो डिफरेंस है, और ये पूरा प्लस माइनस से बना हुआ है तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। तो जब मैं छोटा था मेरे भाई, तो जैसे जो है, बहुत अमीर तो मैं रहा नहीं हूँ भाई, जानते हो तुम, काफ़ी गरीबी, बहुत गरीब तो नहीं हूँ एकदम कि रोड पे भीख भीख मांग के बड़ा हुआ हूँ, लेकिन ठीक ठाक गरीब था मैं। तो मतलब मैंने वो चीज़ भी किया है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ अगर कभी टूथपेस्ट खत्म हो जाता था, अब नमक को पानी में डालते हो वो तो तुम जानते हो कि वो डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे ही तुम नमक को पानी में घोलोगे वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ अगर कभी पेस्ट वेस्ट खत्म हो जाता था, तो पापा मेरे पढ़े लिखे बहुत थे, पैसा नहीं था खाली, तो क्या था कि मतलब पापा जो है वो, कई बार हम लोगों ने उससे ब्रश किया है, नमक और तेल से। सोच के बहुत घिन लग रहा होगा तुम्हें या अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने किया है। तो नमक और तेल से हम लोगों ने किया है ब्रश। तो हमें अच्छे से याद है कि ऐसे तेल रहता था सरसों का पीला वाला, और उसमें नमक रहता था, तो मुझे अच्छे से याद है उसमें डिजॉल्व नहीं होता था। तुम जाके अभी चाहो तो किचन में चले आना और तुम देखना, तेल लेना हाथ में, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना और ऐसे ऐसे करना अच्छे से, तुम चाहे जितना कर लोगे वो घुलेगा ही नहीं, नहीं घुलेगा, क्योंकि जो आपका सरसों का तेल है, जो सरसों का तेल है, कोई भी तेल हो, खाली सरसों का ही नहीं, सरसों का तेल जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है वो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधे से आया है तो ऑर्गेनिक तो रहेगा ही रहेगा। और ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो उसमें जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट, बात करें अगर हम सॉल्ट की, सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या होता है भाई, सॉल्ट होता है आयनिक। सॉल्ट कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है सॉल्ट आयनिक है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर है, कैसे उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। यही रीजन था कि सरसों के तेल में नमक नहीं घुलता था, पानी में घुल जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रीजन भी वही दिया गया है कि एज वाटर इज पोलर कंपाउंड, पढ़ लेना, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, रिजल्टिंग इन फ्री आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, हेंस दे डिसॉल्व। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि पानी जो होता है वो खुद पोलर सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो इन दोनों के बीच में, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा होता है उसको वीक कर देता है। अभी वीक कैसे कर देता है, इसके लिए तुम खाली इतना देखो कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जब लाइक लाइक आपस में आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, और कम करने से डिसोल्यूशन बढ़ जाता है। बाकी अगर एग्जैक्ट रीजन जानना चाहते हो कि कैसे कम कर देता है, तो वो तुमको जानने को मिलेगा ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ की फिजिक्स में, ठीक है। नाइन्थ वाली आदत शुरू कर दी ना। कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट में जो नॉन पोलर होंगे वो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन जो पोलर होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। और जो इतने नॉन पोलर कोवेलेंट है, नॉन पोलर, ध्यान सुनना, नॉन पोलर कोवेलेंट वो डिजॉल्व हो जाएंगे किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देखो लिखा होगा कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये नॉन पोलर को लेके चल रहा है सिर्फ, हम बता रहे हैं तुम्हें, ये बात जो कह रहा है ना ये सही बात नहीं कह रहा है। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो बात बोल रहे हैं भाई जी ना, ये बात पूरी जगह सही नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है सिर्फ किसके लिए सही है, नॉन पोलर के लिए। किसके लिए सही है मेरे भाई, नॉन पोलर के लिए सही है, पोलर के लिए बात सही नहीं है, पोलर के लिए बात नहीं सही है, ठीक है। तो ये बात नॉन पोलर के लिए सही है। तो यहाँ पर देखो वही जवाब दिया गया है जो मैंने समझाया होगा कि एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर हेंस दीज डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। मतलब ऑर्गेनिक नॉन पोलर है तो उसमें सिर्फ नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। चलो, तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर 1 जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरों पे। हाँ भाई, अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने बता दिया था पहले ही, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। जब बात आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, अभी भी जान लो अगर नहीं याद है तो। ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आइए सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझ लेते हैं क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं जरा, ठीक है, देखते हैं, इस डेफिनेशन को लिख लेना।
रेडॉक्स रिएक्शन। फटाक से समझते हैं क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन, रिएक्शन which involves which involves which involves both oxidation and reduction। हो गया काम खत्म। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती हो, ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझाता हूँ एग्जांपल लेके। अच्छा, इसको याद भी ऐसे रख सकते हो, रिडॉक्स नाम है, क्या नाम है? तो रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स, इन दो से मिलकर बना हुआ है रेडॉक्स, ठीक है। तो रेड और ऑक्स से मिलकर बना है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पर तुम देख सकते हो इजिली। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि रिडक्शन वाली रिएक्शन, हमने लिखा Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है Cl में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लोगे, देख लेना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Cl माइनस, और इस तरीके से क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसी अगर हम बात करें Na की, तो Na के वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो Na और गेन नहीं करना चाहेगा, उसको लूज करना चाहेगा, तो Na से क्या होगा? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसमें हम लिख देते हैं भाई इसको सराउंड करके, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को Cl ने गेन किया है, तो ये हो गया रिडक्शन। अच्छा, नीचे क्या है? Na ने, जो हमारा सोडियम, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? देखो लॉस किया है। आउटपुट में अगर तुम देखोगे तो प्रोडक्ट साइड में उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है बाहर की तरफ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि इसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है। तो एक रिएक्शन ऊपर वाली हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन नीचे हो गई, दो रिएक्शन हो गई। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए इसको, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए, ऐड कर दो। एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से चलो मेरे साथ, ऐड करो, ऐड करो। Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऐड हुआ, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Na गिव्स आउट, इधर देखो Cl1 माइनस, मतलब Cl पे एक माइनस है, और Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इस साइड भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साइड का इधर, जब इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर का जब इधर आएगा, तो वन एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचा क्या? Cl प्लस Na गिव्स आउट Cl माइनस प्लस Na प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो Na प्लस Cl गिव्स आउट Na प्लस Cl माइनस। क्या ये जो रिएक्शन इस समय लिखी हुई है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा हाइट तो नहीं हो गया? रुको एक मिनट, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो, तो ऊपर वाले पार्ट में हुआ था रिडक्शन, और नीचे वाली जो रिएक्शन हुई थी उसमें हुआ था ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो इससे जो हमें रिएक्शन मिली, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो इसको थोड़ा ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। नीचे ले आए क्या इस पूरे क्वेश्चन को? नीचे ले आते हैं। मेहनत वहनत करते रहो मेरे भाई, नहीं दिक्कत बहुत है यार, बहुत दिक्कत है, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत दिक्कत है। चलो अब देखते हैं सवाल। Zn बन गया Zn2 प्लस, Zn क्या बन गया? Zn2 प्लस, मतलब Zn से बना Zn2 प्लस। आंखें बंद करो और सोचो कि जिंक बन गया, बहुत ध्यान से आंखें बंद करके मेरी बात सुनना, जिंक से बन गया जिंक 2 प्लस। किसी पे प्लस चार्ज कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो। कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यस, मिल गया जवाब, आंखें खोल लो। यानी Zn से Zn2 प्लस में हुआ है ऑक्सीडेशन।
और Pb2+ से बन गया Pb, Pb2+ से क्या बन गया Pb। तो पहले 2+ चार्ज था किसी के ऊपर, कोई आके उस 2+ चार्ज को खत्म कर दिया। फिर से सुन, ध्यान से आंखें बंद करके। पहले किसी के ऊपर 2+ चार्ज था, फिर कोई आके उस 2+ चार्ज को खत्म कर दिया। 2+ चार्ज कैसे खत्म हुआ होगा, जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराया गया होगा, मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला रिडक्शन, ये वाला हो गया रिडक्शन। एक करके दिखा दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सारे तुम कर लोगे। फोर्थ वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखो Sn2+ था, इससे बन गया Sn4+। अरे वाह भाई, ये भी बहुत आसान है। कोई चीज पहले 2+ थी, अभी वो 4+ है। फिर से समझो, पहले उसके ऊपर सिर्फ 2+ चार्ज था, आंखें बंद कर लो। पहले किसी चीज पर सिर्फ 2+ चार्ज था, अभी उसके ऊपर 4+ चार्ज आ गया। कैसे 4+ चार्ज आया होगा, कैसे आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2+ से 4+ तब हुआ होगा जब उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले होंगे, जब उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले होंगे। तो Sn2+ से Sn4+ क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा। मैं इसको लॉक किया है कि नहीं मैंने, हाँ लॉक कर देता हूँ। Sn2+ से Sn4+ क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। एक मिनट, गंदा कर रहा हूँ ज़्यादा शायद, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इस तरीके से तुम सारे कर दोगे, ठीक है। सी क्वेश्चन देखते हैं हम, 12th का सी। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए सब समझाते हैं। पोटेशियम लिखा K19। मिनट, देखो सवाल से मत भागना, गलती से भी ये गलती मत कर देना कि तुम सवाल से भाग लो, क्योंकि इन द एंड तुम्हें एग्जाम में क्या मिलेगा, सवाल। सबसे ज्यादा बोर कौन कर रहा होगा तुम्हें, सवाल। लेकिन काम भी कौन आएगा, सवाल। एग्जाम में क्या आएंगे, सवाल। बातें नहीं आएंगी मेरी कि बात करके दिखाओ पीयूष त्रिपाठी वाली, छोटा भीम वाला गाना गा के, थोड़ा ना आएगा, सवाल आएंगे भाई। चलो K19, तो कैसे बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 1, तो 81 होगा वो, 2 8 8 1। ठीक है, क्लोरीन का भी लिख देते हैं, 17 है तो 2 8 7। इतना देख के पता चल गया है अभी ही कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये आगे चल के क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और करा भी देते हैं। तो के अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अभी इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, पोटेशियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये आसानी से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो के क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बना लेगा K+। जबकि क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl बन लेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो बस सवाल का सिलसिला शुरू हो गया भाई, खत्म खत्म होने वाला है अभी इसका जवाब। एक सवाल जब आप करके आते हो ना, तो उससे बहुत सारे सवाल का कॉन्सेप्ट खुलता है। चलो, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, एक मिनट, तो ऊपर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और नीचे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में हमेशा कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, ये भी सवाल हो गया। अपने तरफ से थोड़ी थ्योरी इसमें लिख के दिखाना, सब लोग थ्योरी लिख के हमें ग्रुप पे भेजना, देखते हैं कौन अच्छी थ्योरी लिखता है। जिसकी थ्योरी अच्छी रहेगी उसको मैं अपने पास रखूंगा, वॉलपेपर लगा लूंगा अपने फोन का। चलो ठीक है, तो ये करना जरूर भूलना नहीं। हो गया, ये सवाल भी हो गया। ठीक है, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाए जाओ, थोड़ी थोड़ी सफलता को पाते जाओ, थोड़ी थोड़ी सफलता को, एक बार में नहीं, थोड़ी थोड़ी सफलता को। चलो अगला सवाल देखते हैं। और चलो भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस ये आखिरी सवाल है, क्योंकि ये सारे लेक्चर जो आप देख रहे हो, जिस दिन का भी देख रहे हो, उस दिन 4 लेक्चर रिकॉर्ड हुए मेरे भाई। मेरी आवाज़ आवाज़ एकदम खत्म हो चुकी है, टाइम भी दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें। अ, सीधा तो नहीं दिख रहा होगा, ये 1:21 हो रही है, ये दिन के नहीं है, रात के हैं। लिटरली कोई तुम्हारे लिए इतनी रात को जग रहा है मेरे भाई, तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा मेरा। मुझे कुछ मोटिवेट कर रहा है ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम्हें लेक्चर देखने के लिए भी मोटिवेट नहीं कर रही है वो चीज़। हाँ भाई, यही प्यार है, यही दोस्ती, यही प्यार। बताओ, गला बहुत दर्द हो रहा है यार।
ठीक है, चलो सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है। हाउ डू एटम अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? बाई, क्या क्या हो जाएगा इसका, इसका जवाब बाई ट्रांसफर और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक बच्चा, जितने भी मैं जवाब बता रहा हूँ ना, इनको बाकायदा अच्छे से कॉपी पे लिख देगा। हिमांशु, इट्स योर ड्यूटी कि तुम्हें सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख देना है बेहतरीन, और उसको नोट्स के तौर पर भेज देना है। ठीक है, नहीं मारेंगे बहुत तुमको, पतला कर देंगे मार मार के। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड। हाँ हाँ मालूम है। एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हाँ मालूम है, अपने बाप को ना सीखा। अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी मालूम है। तीनों बताया ना, केमिकल बॉन्ड क्या, सब लिखा हुआ कॉपी पे देख लेना। व्हाट आर द कंडीशन, एक मिनट इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस शुड बी शुड बी वेरी हाई। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि अगर एक मेटल हो तो दूसरा नॉन मेटल हो, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी। लो आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मेहनत ही ना करनी पड़े। तीसरा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो दूसरा वाला आइटम रहे वो एकदम बेताब रहे हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। एक निकालने के लिए बेताब रहे और दूसरा गेन करने के लिए, ताकि ट्रांसफर फट से हो जाए। ये हो गया कैसे बनता है। अब नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम टेकिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब तोड़ के जाएंगे, ठीक है। देखो, एन एटम एक्स हैज 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन द नोबल गैस। मतलब नोबल गैस में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे 3 ज्यादा हैं, यानी इसको 3 लूज करने पड़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ आयन इट विल फॉर्म? तो एक्स जो आयन बनाएगा वो रहेगा X3+ टाइप का, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये वाला आयन बनाएगा। ये हो गया आपका पहला जवाब। दूसरा देखते हैं क्या बात कह रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो एक्स खुद 3+ है, और इसको जुड़ना किससे है? सल्फेट से। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? 2-। तो मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाया होगा ये चीज, कि जब भी दो कंपाउंड को मिलकर एक नया कंपाउंड बनाना होता है, तो वो अपनी वाली वैलेंसी इस पे भेज देता है और ये वाली अपनी वैलेंसी इस पे भेज देता है। ऐसा ही तो होता है, ये तो तरीका है ना। तो एक्स पे आ जाएगा 2 और सल्फेट पे आ जाएगा होल थ्राइस। ये हो गया पहला। और देखते हैं क्या 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 बोला है। सल्फेट बोला है, और क्या बोला है? नाइट्रेट। ये पहला हो गया, इसको लिख दें। दूसरा क्या बोला है भाई? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में क्या होता है? नाइट्रेट होता है NO3-1। नाइट्रेट भी लिखते हैं। तो X3+ और नाइट्रेट कितना हो जाएगा? NO3-1। वही काम फिर से करेंगे। एक्स की वैलेंसी जो है वो भेजेंगे NO3 पे, और NO3 की वैलेंसी भेजेंगे एक्स पे। तो एक्स की पे तो 1 वैलेंसी। अच्छा, प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ये जो है पॉजिटिव निगेटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, खाली यही बता रहा है प्लस माइनस, और इसका कुछ कहने का मतलब नहीं है प्लस माइनस का। इन्हें माइनस लगा दो साथ में, ये मत कर देना। ठीक है, देखो, तो एक्स तो एक्स ही रह जाएगा, और NO3 के साथ होल 3 चला जाएगा। ये नहीं कि खाली ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दो, पूरा नाइट्रेट NO3 है ना, तो पूरे के साथ 3 जाएगा। लास्ट देखते हैं भाई। लास्ट नहीं, मेरा मतलब लास्ट देखते हैं। हाँ हाँ भैया, रात के 1:30 बज रही हैं। फॉस्फेट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या होता है? देखो, एक्स पे तो है 3+, और फॉस्फेट मतलब हो गया PO4 3-। ये पूरी आयन की मैंने सीरीज आपको 9th में लिखवाई होगी अच्छे से। तो जब इस पे जितना चार्ज है, एग्जैक्ट उतना ही चार्ज इस पे भी है। जब दोनों पे चार्ज सेम हो जाता है तो क्या होता है भाई? चार्ज कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और इसको हम सिंपली लिख देंगे XPO4। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है अपना कार्बोनेट फिर हाइड्रोक्साइड, दोनों करे दे रहे हैं। फोर्थ है कार्बोनेट, तो एक्स पे 3+, और कार्बोनेट मतलब CO3 पे 2-। तो ये वाला 2 चला जाएगा एक्स पे, और CO3 पे क्या चला जाएगा भाई? 3 चला जाएगा। और लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारा हाइड्रोक्साइड। तो एक्स पे 3+ और हाइड्रोक्साइड मतलब OH-। पता होगा ये सब, OH-1।
तो एक्स तो एक्स ही रह जाएगा और ओ एच पे चला जाएगा होल थ्राइस। कर दिया मेरे भाई, कर दिया कर दिया कर दिया। आगे देखो, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंशन द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एन एटम व्हिच मेक इट टू कंबाइन विथ अदर एटम। ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, और ब्रैकेट में लिख देना टू गेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू गेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। सुन लो ध्यान से, इसको लिख देना, ठीक है, टू कंप्लीट ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। सिक्स सवाल देखो, अ सॉलिड इज अ क्रिस्टलाइन, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज वाटर सॉल्युबल, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेहतरीन क्रिस्टल है, तगड़ा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। देखो इसीलिए मैंने पिछला लेक्चर पहले बढ़ा दिया, क्योंकि अगर हम डिफरेंस ना पढ़ लिए होते अच्छे से तो हम इस क्वेश्चन को करने में पीछे हट जाते। हट जाते कि नहीं हट जाते? तो यहाँ पर क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और पानी में सॉल्युबल हो जा रहा है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोवायलेंट है। क्या है वो भाई? वो है, वो है इलेक्ट्रोवायलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोवायलेंट है। या फिर हम बोल सकते हैं और आसान भाषा में बोलना चाहे तो आयोनिक है, आयोनिक है। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीछे मत हटना यार, देखते रहो सब। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड XY2 एन एटम X गिव्स वन इलेक्ट्रॉन टू ईच Y एटम। मतलब XY2 करके एक कंपाउंड है, कौन सा क्वेश्चन? सेवंथ है। XY2 करके एक कंपाउंड जिसमें X जो है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि X की वैलेंसी +1 रही होगी। X कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया गया। In the formation of compound XY2 an atom X gives one electron to each Y atom। मतलब X कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है Y को, ठीक है। चलो, what is the nature of bond in XY2? In the formation of the compound XY2 an atom X gives one electron to each Y atom। ठीक है, समझ गया। इसमें जो X है वो हर एक Y को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब एक इसको दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन और एक इसको दे रहा है। जाहिर सी बात है ऐसा करके क्या करता होगा, X पे आ जाता होगा 2+, Y पे 1-, Y पे 1-। तो इस तरीके का इसका बॉन्ड पूरा फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन सब के बीच में होगा आपस में, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, मतलब सब अट्रैक्शन होगा। और ये है कौन सा कंपाउंड भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड रहेगा ये? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बिल्कुल, ये तुमको मैं इसका एक बताया दे रहा हूँ, ये किसका कॉपी है? एक मिनट, ये इलेक्ट्रोवैलेंट रहेगा और ये किसका कॉपी है भी वो भी बताया दे रहा हूँ, एकदम इसका लिखे दे रहा हूँ, जुड़वा भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट। देखो इस, ये बिल्कुल कॉपी है Mg2+ Cl-, देख लो, y की जगह Cl है और x की जगह Mg है, तो MgCl2 है ये, इसका कॉपी था ये पूरा MgCl2 का, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है मैंने ये। चलो, तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या, जो भी जवाब पूछेगा वो तो MgCl2 पे यहाँ पे बता देना पूरा जवाब। What is the nature of bonding in XY2? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो MgCl2 का बनाना आता है ना, MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है ना, इसका तो EDS आता ही है ना, वही बना देना। बस Mg की जगह क्या लिख देना? Mg की जगह X लिख देना और Cl की जगह Y लिख देना, वो हो गया। वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कॉपी कर दो, बस केवल Mg की जगह X लिख देना, Cl की जगह Y लिख देना, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। An atom X has 287 electron in its cell. It combined with Y having 1 electron in outermost shell। तो जाहिर सी बात है इसमें 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और Y के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। ध्यान समझो, X एटम के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये गेन करना चाहेगा, Y एटम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहेगा, तो XY टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा? XY टाइप का। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म? आयोनिक। भाई जाहिर सी बात है एक के पास 7 है, एक के पास एक एक्स्ट्रा है, तो एक नॉन मेटल हो गया जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और एक मेटल हो गया। जब एक नॉन मेटल हो एक मेटल हो तो हमेशा कौन बनेगा? आयनिक बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड XY। ड्रॉ ऑर्बिट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। याद रखना जब मैं ऑर्बिट करके बनाता हूँ वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और जबकि केवल डॉट स्ट्रक्चर कहे तो सिर्फ डॉट देके भी बना सकते हो, जो मैंने 9th में बनवाया था। डॉट स्ट्रक्चर कहे तो तुम ऑर्बिट डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो और सिंपल डॉट भी बना सकते हो, लेकिन जब तुमसे वो बोल देगा ऑर्बिट स्ट्रक्चर
ध्यान से समझना, जब वो बोल देगा ऑर्बिट स्ट्रक्चर, तब जरूरी हो जाता है कि ऑर्बिट बना बना के ही बनाओ। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, फिर से सुनो। मैंने जो तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस बार बताया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो ऑर्बिट सहित बताया है। कैसे बताया बेटा? ऑर्बिट सहित। अगर केवल डॉट कहे तो भी तुम मेरा वाला बना सकते हो, और डॉट में चाहो तो सिर्फ डॉट वाला भी बना सकते हो। सिर्फ डॉट वाला मैंने 9th में बताया था। लेकिन जब ऑर्बिट कह देगा तो कंपलसरी कि ऑर्बिट वाला ही बनाना है। ठीक है, तो NaCl, MgCl2, CaO तीनों का पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर, कंपेयर सोडियम एटम क्लोरीन एटम। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका बचा है, ये आपको कराना है मुझे, ये बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट देखते हैं 11वां, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोराइड इज आयन सेम एज। ठीक है, ये भी, ये दोनों आपका बचा रह गया, इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब आगे इस वीडियो को और कंटिन्यू नहीं करूँगा, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। चलो ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा तुमको पढ़ा के। आई होप तुम्हें भी पढ़ के उतना ही अच्छा लगे। ध्यान रखना अपना, और बढ़िया नंबर लेके आना टेस्ट में। ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी जय जयकार हो। ठीक है, बाय बाय।